Hello dear students, today I am going to start a very important topic of 12th physics, Biot-Savart law or magnetic field due to current carrying element or current carrying conductor or wire. As we know that all magnetic field that we know are due to currents or moving charges and due to intrinsic magnetic moments of particles. Here we shall study the relation between current and the magnetic fields it produces. सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ऑरस्टेड ने ये देखा कि जब भी कोई मैग्नेटिक कंपास किसी करंट कैरिंग वायर के पास हम लोग ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो डिफ्लेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, कितने मैग्नीट्यूड के साथ एक्ट होता है। तो उसका जो कनेक्शन था वो ऑरस्टेड ने एक्सप्लेन नहीं किया, बट उन्होंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये करंट कैरिंग जो एलिमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है और ये डिफरेंट डायरेक्शंस में और पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ओरिएंट हो रही है। उसके बाद कुछ सालों बाद क्या हुआ, दो साइंटिस्ट बियॉट एंड सेवर्ट ने इस तरह से बियॉट-सेवर्ट ने सबसे पहले क्या किया, कुछ सालों बाद इसका मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कैसे क्या डायरेक्शन होती है, हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग एलिमेंट, what is the direction, what are the dependent factors of the magnitude of magnetic field। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट को। सबसे यहाँ पर जो की पॉइंट दिया है, we know that current carrying conductor produces magnetic field around it। तो इतना हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर भी करंट कैरिंग वायर हो या कहीं पर भी करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में, कंडक्टर में, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होना मस्ट है। स्टेटमेंट में बायट-सेवर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट हुज मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज रिलेटेड टू सम फिजिकल क्वांटिटीज विच गवर्न्स द मैथमेटिकल फार्मूला। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से गवर्न्स करता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को किस तरह से कनेक्ट करता है, तो उसको वेक्टोरियल नोटेशन में ये शो किया गया। यहाँ पे डी बी वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 c स्क्वायर आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ओवर आर क्यूब। आई यहाँ पर क्या है, करंट है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर क्या है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पर आर क्यूब जो है वो है मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और जो क्वांटिटी 1/ε0 c स्क्वायर इक्विवेलेंट टू μ0 है। देन डी बी μ0/4πI डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ओवर आर क्यूब। ये इक्वेशन जो है वो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ कहलाती है। यहाँ पे इस फार्मूले को हम लोग सिंपली मैग्नीट्यूड फॉर्म में डी बी इक्वल टू μ0/4πI डी साइन थीटा। जैसे कि हम लोग दो वेक्टर्स का जानते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, डी एल क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू डी एल आर साइन थीटा। एक आर से आर नीचे कैंसिल हो गया इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें डी एल क्रॉस आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एल आर साइन थीटा। डी एल क्या आर हो गया। अब अपान में देखें इसके क्या है, वहाँ पे क्यूब है तो एक आर से आर कैंसिल हो गया, डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग प्रूफ देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग एक वायर लिया जिसमें स्मॉल आई एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है।
अब इस वायर को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर ये वायर मिलकर बना हुआ है। एक एलिमेंट हमने उसमें से ले लिया, किसी भी पॉइंट पर डीएल एलिमेंट ले लिया। अब उससे पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है इसके चारों ओर, उसको हम लोग लेंगे, जिसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है आर वेक्टर है या डिस्टेंस आर है पी पॉइंट पे। अब यहाँ पर ये क्रॉस फील्ड है। फील्ड होती है यहाँ पे दो टाइप की, एक होती है डॉट फील्ड, एक होती है क्रॉस फील्ड। जैसे ये प्लेन ऑफ पेपर है, इस तरह से अगर फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की ओर जा रही हैं इनटू द प्लेन, तब हम लोग क्रॉस फील्ड दिखाएंगे वहाँ पे। अगर यहाँ पे फील्ड प्लेन से नॉर्मली ऊपर की ओर आ रही हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट फील्ड दिखाएंगे। तो सिंपली दीज सिंबल्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो वायर है, ये जो वायर है इस तरह से हम लोग ऐसे पकड़ सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से। जैसे ये पेन है, ये हम लोग करंट कैरिंग एलिमेंट ले लें तो ये करंट की डायरेक्शन हम बता रहा है। ये जो फील्ड, ये जो कर्व फिंगर्स हैं, ये क्या बताएंगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारी, ऊपर से नीचे की ओर। और जो ऊपर से नीचे की ओर यानी कि प्लेन जो है आपके प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन में या इनटू द प्लेन जा रही है तो वहाँ पर क्रॉस फील्ड होगी। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं इस तरह से। ये मैक्सवेल का कर्व्ड फिंगर रूल है। तो यहाँ पर जो हमने एज्यूम किया है, कंसीडर करंट कैरिंग एलिमेंट आईडीएल ले लिया। ये डीएल जो हो गया एलिमेंट हो गया, आईडीएल कहलाएगा आपका करंट कैरिंग एलिमेंट और करंट एलिमेंट। अब कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई, लेट पी बी द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड डी बी डी टू द करंट एलिमेंट इज टू बी फाउंड। इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सपोज आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम करंट एलिमेंट आईडीएल एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। ये जो आर है और जो डीएल एलिमेंट है, इससे अगर हम लोग ऐसे करके टेंजेंट अगर ड्रा कर देते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा कर देते हैं तो उसके बीच क्या हो गया, एंगल थीटा। यानी कि डीएल और आर के बीच जो एंगल है थीटा पर भी डिपेंडेंसी मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो बायट-सेवर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, उन्होंने ये बताया कि ये जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इसमें फैक्टर क्या है, डीबी। डीबी प्रोपोर्शनल किसके है, करंट। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। डीबी प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट डीएल, जितना ही ज़्यादा बड़ा एलिमेंट हो गया उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। जितना छोटा एलिमेंट होगा उतनी कम फील्ड होगी। डीबी प्रोपोर्शनल 1/r²। दैट मीन्स ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। जितनी भी लॉज हैं, फंडामेंटल लॉज हैं और बेसिक जो लॉज हैं जो 1/r² के साथ वैलिड होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ भी क्या करता है, F = 1/4πε0 गिवन कि 2/r²। आर उसकी मैग्नेटिक फील्ड देखें तो क्या होगी 1/4πε0 Q/r²। तो वो भी क्या है आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जितना हम लोग, दैट मीन्स इसका मीन्स ये है वायर से हम लोग जितना दूर होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जो होगा मैग्नीट्यूड उसका कम होता चला जाएगा। यानी कि वायर से जितना दूर जाएंगे भागेंगे वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी। अच्छा, फोर्थ क्वांटिटी इज जो एंगल है दोनों के बीच का उसका साइन का भी प्रोपोर्शनल होगा। कभी हम लोग पी पॉइंट को अगर वेरिएट करते हैं, किसी दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो थीटा चेंज होगा। ऑलरेडी थीटा चेंज होगा यहाँ पर। थीटा कभी 0 भी हो सकता है, थीटा 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 90 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर थीटा। तो दैट मीन्स जो मैग्नीट्यूड है वो थीटा एंगल के साथ भी चेंज होगा। अब बच्चा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इन सभी इक्वेशंस को कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। डी बी आई डी बी डी एल के प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल 1/r²। कंबाइंड करेंगे तो ये एक तरफ लिख लिया मैंने डी बी और आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय 1/r²। तो सिंपली हम लोग डी बी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा r²। अब हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट हम लोग ऐड कर देंगे इस तरह से, के आई डी एल साइन थीटा ओवर r²। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
फ्री स्पेस के लिए। अगर पॉइंट P और वायर के बीच कोई भी स्पेस ना हो, दैट मीन्स वैक्यूम टाइप से हो, तो K की वैल्यू रहती है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यू है μ0/4 r 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। देन dV μ0/4 आइडियल साइन थीटा r स्क्वायर रख सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये हो गया आपका वेक्टर। ये जो मैग्नीट्यूड जो आपका वायर्ड सेवर्ट लॉ है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो गया। तो दिस इज द वायर्ड सेवर्ट लॉ। इट होल्ड्स स्ट्रिक्टली फॉर स्टेडी करंट्स। जितने भी स्टेडी करंट्स हैं उनके लिए ये स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। वेक्टरली लिख दें एक बार, जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं। dB वेक्टर μ0/4 आइडियल वेक्टर क्रॉस r, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर में साइन थीटा मर्ज हो जाता है। a क्रॉस b साइन थीटा इक्वल टू ab साइन थीटा, a क्रॉस b इक्वल टू ab साइन थीटा। अब यहाँ पर हम देखें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो डायरेक्शन जो डिपेंड है, ये फैक्टर जो है आपका, ये कर्ल हो गया या क्रॉस हम लोग कह सकते हैं। आगे आप लोग कर्ल भी पढ़ेंगे इसको, dl क्रॉस r क्रॉस। इनकी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हो उधर ही उस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी होगी। या हम लोग कह सकते हैं कि जैसे इस तरह से हमने ये करंट हो गया, करंट एलिमेंट इस उसी डायरेक्शन में हो गया, ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गया। तो दैट मीन्स dl और r वेक्टर जो है जिस डायरेक्शन में होंगे, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी और इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। जैसे इस तरह से ये बार है ऐसा करके इनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे हम लोग पकड़ेंगे इसको इनवर्ड डायरेक्शन में। तो द फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अब आगे हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या किया है, एक सिंगल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली वो आपकी इतनी फील्ड आ गई। तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर सकते हैं dB एक सिंगल एलिमेंट की वजह से। ऐसे ये बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर वायर बना होगा, तो उसमें हम लोग टोटल इंटीग्रेट कर सकते हैं और ये आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। टोटल करंट कैरिंग जो वायर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वायर्ड सेवर्ट लॉ। दिस लॉ क्या है, वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिक है तब ये लॉ वैलिड करेगा। दूसरा है इट कैन नॉट बी प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ dl। dl डिफरेंशियल एलिमेंट है, dl बहुत ही छोटा एलिमेंट है, यानी कि अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखें तो